चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। निकल गया। देखो, फॉरमोस्ट एक बात को समझो पहले कि अपने क्रिएशन की जैसा है क्रिएशन एज इट इज़, और वहाँ में जो भी अपन क्लासिकल व्यू लें या मॉडर्न साइंस का व्यू लें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, समहाउ अपन जा पॉइंट पे हैं वहाँ में जो अपनों ह्यूमन बॉडी को मेटाबॉलिज्म जो है, जो भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जा तरीक़ों को डेवलप भयो है, या कॉम्प्लेक्सिटी में सर्टन केमिकल्स को प्रोसेस है जो समहाउ टाइम एंड अगेन, जब तुम गुजराती में डगले न पगले को, वो अपन की पूरे माइंड सेट को कहीं ब्लिंकर्स लगा के, जैसे घोड़ा के टांगे में जुड़े हुए घोड़ा को जैसे ब्लिंकर्स लगा दिए जाएं, ऐसे ब्लिंकर्स की तरह अपन को कोई एक डायरेक्शन में पुश करें। दैट समहाउ द नेचर। या के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समहाउ थोड़े प्रिमिटिव अपन हिस्ट्री को देखेंगे, यानी जो हिस्टोरिकल पीरियड माना जाए वो प्री हिस्टोरिक पीरियड, अगेन मैं मॉडर्न टर्म्स में बोल रही हूँ, आधुनिक प्राचीन क्लासिकल टर्म में नहीं बोल रहे हूँ। तो हिस्टोरिक पीरियड, द प्री हिस्टोरिक पीरियड, और वाके अलावा जो ऑलमोस्ट जकू यानी रिमोट पीरियड के में ये लोग, यानी जो जाकू ये समहाउ ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत अर्ली स्टेज को माने, क्योंकि उनके हिसाब से बंदर में सु आदमी आए हुए, अपने हिसाब से आदमी में सु बंदर बन रहे हो या बखत। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए इनवर्स एंड रिवर्स प्रोसेस। वो जैसे कछुआ की नार अंदर चली जाए, दैट्स ए इनवर्स प्रोसेस, और जो फॉरवर्ड प्रोसेस है या रिवर्स प्रोसेस है वो आगे आ जाए। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ दैट, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ आवर एंगल कि हम कौन से एंगल से देख रहे हैं। एनीवे, तो यह सारी प्रोसेस को देखें तो सर्टन केमिकल ऐसे कंडीशनिंग करने वाले हैं अपन को, जो समहाउ अपने माइंड सेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करते रहे हैं। जब हम थिंकिंग के लेवल पे खड़े हैं तो सबसे पहले यह कंडीशनिंग में से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये 3-4 पॉइंट लिख के लाया तो कि सबसे पहले मुझे को खुलासा करना है। तो यानी आवर प्रेफरेंसेस ओवर एंड अबव द थिंकिंग लाइंस, ये पहलो अपना मुद्दा अपन को क्लियर करना चाहिए कि अपन के बहुत सारे जो पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारी अपनी कंडीशनिंग है, बहुत सारी अपनी पूर्व मान्यताएं हैं, जो ऑलमोस्ट अपने कॉन्शियसली अपने डिसीजन लेने से पहले, इनफैक्ट सबकॉन्शियसली अपन प्री डिसाइसिव स्टेज पे पहुंच चुके होंगे। ऑलरेडी वी हैड टेकन द डिसीजन, एंड देयरफॉर the mindset knowingly or unknowingly moves in that same direction, because
as subconsciously we have always or already subtracted the opinion, we have already created the opinion, we have already dented the opinion, and therefore the process of thinking is almost a mechanical, because we ought to reach to that point which we have already decided in our subconscious mind. अपने वो सबकॉन्शियसली जो सोच लिया वहीं पहुंचना है. दिस इज सॉर्ट ऑफ ए थिंग. तो या सेट, ये जो माइंड सेट है यासु अपने को निकलना बहुत ज़रूरी है जब अपन इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहीं कर रहे हैं. तो दूसरा, अब यह बात को सोचो, जितने भी रुचि वैचित्र्य हैं, जितने भी मति भिन्नता है, जितने भी हमारे ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं, अगर इनको एक एंगल लगा के देखें, जो बात मैंने अभी कही, इट्स सिंपली ए मैटर ऑफ आवर प्रेफरेंसेस. देयर इज नथिंग सो वेरी हार्ड एंड फास्ट. ऐसी कोई चीज नहीं है हार्ड एंड फास्ट जैसी. इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ आवर एंगल, एंड दैट एंगल प्रिडोमिनेंटली स्पीक्स ऑफ आवर प्रेफरेंसेस. वो अपने प्रेफरेंसेस कह रहे हो. सो साइंस ओवर फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ओवर साइंस, अगेन फिजिक्स ओवर फिलोसॉफी और फिलोसॉफी ओवर द फिजिक्स, और द फिजिक्स ओवर स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी नॉट इन रिलीजियस टर्म्स, मैं अब रिलीजियस टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ. सो फिजिक्स और फिजिकलिटी ओवर द स्पिरिचुअलिटी, और द स्पिरिचुअलिटी ओवर द फिजिकलिटी. बहुत खूबसूरत बात यह है, तुम ज्यादा दिन कहोगे मैं 2-4 ऑथर्स को नाम दूंगा. वो ऑथर्स कोई साधारण लोग नहीं है, आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट्स हैं. वो सब के सब भौतिक शास्त्री हैं, और वो अब मान रहे हैं कि समवेयर अगर कहीं 10th डिमेंशन से ऊपर उठ गए तो समवेयर फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी की डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगी. यानी उन्होंने कभी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, गॉड 2.0, या कि मैं चर्चा आज नहीं करूंगा क्योंकि वो एक में से एक शाखा निकलती जाएगी. ये मेरा पैशन है, सो मैं जब भी मुझको टाइम मिले आई गेट इन टू माई ग्रूव एंड गो ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो कहीं अगर इफ पीपल आर समवेयर, वो कहवे अपनी बुक में एक में कि अगर कहीं गॉड जैसे शब्द से अगर हम एलर्जिक हैं, लेट्स फाइंड आउट सम अदर नेम. बट एज इट गोज इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, रोज इज ऑलवेज, I mean rose, and rose by any name will smell sweet as ever. So whatever name you give. बहुत अच्छी बात कहे हुए. तो अगर साइंस के फ्रंटियर्स अगर देखें आज, ऑलरेडी उनमें फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में ऑलमोस्ट देर इज अ ऑलमोस्ट जीरो डिफरेंस. ये परिस्थिति में आज पहुंच गए. ठीक है. सो सबसे पहले अपन लेट्स कम डाउन टू दी ब्रेकिंग दी कंडीशनिंग. और ब्रेकिंग दी कंडीशनिंग की जब बात अपन करें, लेट्स कम टू पेज 1. तुम्हारे पास है ना चार्ट? आज की प्रिडोमिनेंट चर्चा अपन 0 पे करेंगे, क्योंकि 0 एक कॉन्सेप्ट है. यहां बैठ जा तू, या के साथ बैठ जा. कौन के पास है? कोई के पास तू देख ले. वाकू एक जनो हाथ में ले लो. जीरो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखे हो, वो बहुत सोच समझ के लिखे हो. तुम देखो, जीरो जो है बड़ी डेंजरस आइडिया की, बहुत ही डेंजरस बायोग्राफी है. क्योंकि जीरो फ्रॉम नो थिंग्स, देखो मैंने यह बात को बस समझाया ऊपर, फ्रॉम नो थिंग्स टू लार्जेस्ट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू. अगेन इट्स योर प्रेफरेंसेस whether you want to see no things or nothingness in zero, or whether you want to see absolute value in zero. It's your view. So ball is in your court. क्या लायन? It's up to us कि अपन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जीरो एक अपने आप में बहुत ही विलक्षण चीज है.
मैंने एक बात दिन बताई थी कि रजा करके एक पेंटर है, फ्रांस में रहे हुए, अब तो इंडिया में आ गया लौट करके, बहुत मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में रहे हुए शायद, तो इज इन 90s, मेरे फेवरेट एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स में से रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 4 decades ऑफ हिज लाइफ ही हैज पेंटेड ओनली ऑन बिंदु पे, पॉइंट जाको कहें अपन। तो एनीवे बहुत या को विस्तार बहुत किया जा सके समझाने के लिए, पर हमको एक बात समझनी चाहिए कि ये पॉइंट जो है जाको जीरो अपन कह रहे हैं, वासु ज्यादा पोटेंशियल और चीज हो नहीं सके। अगेन जीरो को देखो, मैंने वाकई बीच में एक शब्द दिया है, इट्स ए प्राइमल वॉइड। हमारी दृष्टि से नहीं, हाँ, अगर समझना हो लिखना हो तो नोट डाउन करियो। साइंस की दृष्टि यानी मॉडर्न मैन या मॉडर्न साइंस की दृष्टि से, मॉडर्न साइंस मीन्स जहां साइंस आज खड़ी है, बाकी दृष्टि से इट्स ए प्राइमल वॉइड। प्राइमल वॉइड यानी प्राइमल यानी जाके अतिरिक्त फिर कुछ है नहीं आगे, द फाइनल फ्रंटियर, वाको नाम है प्राइमल। आदि अनादि जाको कहे ना, अनादि जाको कहीं कोई बिगनिंग नहीं है, जाको कहीं कोई एंड नहीं है, वो ऐसा एक प्राइमल वॉइड। वॉइड मीन्स वी आर कॉलिंग इट वॉइड, नो 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 नो, डोंट से दैट, इट्स वॉइड बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग। देयर यू आर, व्हाट यू डोंट नो इज अगेन रिड्यूस टू द नथिंगनेस। જે વસ્તુ આપણે નથી જાણતા એને ક્યાં રિડ્યુસ કરશો? લેટ્સ माइंड जॉग बिट, वो पुराने कॉन्सेप्ट पे नहीं जाए अपन। जो चीज तुम नहीं जान रहे हो वो नथिंगनेस है, सो इट्स अ काइंड ऑफ ए वॉइड, सो इट्स ए प्राइमल वॉइड। यासु पहले कुछ नहीं हो सके इन दैट सेंस। या के लिए अपनी श्रुति क्या कह रही है वो देखो, भगवती श्रुति कहे कि असद्वा इदमग्र आसीत। जब पूछो गए कि पहले क्या हतो या क्रिएशन सु, तो ऋषि कह रहे हैं कि असत। असत मीन्स नो थिंग और नथिंग और वॉइड इन दैट सेंस। मीन्स इन अदर वर्ड्स, वेद नथिंग का नहीं कहेगो, वेद नो थिंग नहीं कहेगो, ये तुमको समझाने के लिए बात कही। देयरफॉर वेद का शब्द क्या है? अव्यक्त, which has not unfolded yet. So it is अव्यक्त। असद्वा इदम अग्र आसीत, अग्रे इदम, इदम सर्वम परिदृश्यमान, वो इदम को सामने निर्देश है ना, इदमस्तु सन्निकृष्टे, मैंने बाद दिन समझाया ना, इदमस्तु सन्निकृष्टे। इदम काय के लिए कहा जाए? सन्निकृष्ट, जो सामने है। समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, और एतत्सु निर्देश करें एष पुल्लिंग में, तो एष एतत्, एतत् पत्रम अत्र स्थिरम अस्ति। ये पन्ना यहां टिके भय है, तो चैतदो रूपम। तो इदम, ये जो कुछ परिदृश्यमान है ये सब का क्या है? तो अव्यक्त। अव्यक्त तो मीन्स इनडिफाइनेबल, इनडिफाइनेबल मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स प्राइमल वॉइड, प्राइमल वॉइड मीन्स जीरो। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द जीरो। Okay? Now, from no things to largest and absolute value, यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, जो नो थिंग है वह को एरो यो नहीं है जो अपना यूजुअल डायरेक्शन हो गए या जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गए, इट्स रादर एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज इट हैज टर्न दिस वे। अगर ये एरो यो दे रहे हो जो अपन को ज्ञात है पॉजिटिव है, वहां को एरो अगर यूं है तो फिर नेगेटिव को एरो यूं जानो चाहिए, बट वो एरो यूं नहीं है, इट्स अगेन इन द सेम डायरेक्शन। सो देयर आर टू एरोज लाइक दिस। तो मेरे पॉइंट्स को या बिंदु पे थोड़ा ध्यान देके चलियो, क्योंकि समहाउ एट टाइम्स आई टॉक इन सिंबल्स व्हेन मैं अपने सब्जेक्ट पे हूं, आई एम माई ओन सेल्फ। इफ इट इज फिलोसफी, आई एम एट होम and what is before me is the home page. Let's move. अब देखो अगेन, या पूरे वाक्य को गंभीरता से समझ लीजिए कि जीरो इज अ बायोग्राफी ऑफ ए डेंजरस आइडिया।
बहुत खतरनाक है। अब जीरो को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, बोल, हाँ नहीं, डेंजरस का मतलब ये कि जाकू तुम नथिंग कह रहे हो, वही को तुम एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे हो, प्रेफरेंसेस है तुम्हारी। तो नथिंग कह देना और एब्सोल्यूट वैल्यू कह देना दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स, एंड एक्सट्रीम पॉइंट है मींस कॉन्ट्राडिक्शन की हद है, पैराडॉक्स की, एंड पैराडॉक्स की हद है मींस डेंजर है। देयर इज ऑल दी हैजर्ड्स, व्हाई देयर इज नो डेंजर? બધું જ થઈ ગયું અને કંઈ નથી થયું, એ બંને વાક્યો કેવી રીતે ડાયજેસ્ટ થાય? ઇટ્સ એ at the same point, if the two statements are given, these statements are complicated and dangerous. Definitely, lot many hazards, not only hazards, I mean number of hazards. So it is dangerous because it's the antimatter. अब antimatter क्या है? Antimatter is the opposite of the matter. मेरी बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने ब्लड की जो एंटीबॉडीज हैं, जब फॉरेन सब्सटेंस कहीं अपने ब्लड में कोई तकलीफ खड़ी करे तो दोज एंटीबॉडीज, और एज अमेरिकन्स प्रोनाउंस इट एंटाईबॉडीज, वो एंटी के एंटाईबॉडीज दे गेट इनटू एक्शन, और वो वाकू जब फाइट दे में, that is called your immune system, and as a result the foreign substance is subsided and its effects are nullified within your organism. Those are called antibodies. So antibodies in this way are the life saving values, not the life extinguishing values. जीवन को बुझा देने वाली वैल्यूज नहीं है. So don't be prejudiced as your chemistry shows you कि wherever the anti word comes, it's a negative word. For God's sake, get out of your conditioning. It is not a negative process. Again, if you just try to decide what is negation. Now, negation, what is negation? Negation is only denying some aspect, not positively establishing that there is nothing. Give it a little thought. Negation નું meaning છે કોઈક વસ્તુના આસ્પેક્ટને ક્યાંક એને એલિમિનેટ કરવી, એને હટાવવી, અથવા એનાથી બીજો પાસો કહેવો. નેગેટિવનો મીનિંગ્સ હા એટલે નથિંગનેસ નથી, બેઝલેસ નથી. ઇટ્સ નોટ બેઝલેસનેસ. એ ખ્યાલ આવી ને? એટલે અગેન એના ઉપર પછી આવીશું. સો એન્ટી મેટર એન્ડ ધેરફોર સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ નેગેટિવ. સો પોઝિટિવ, જેને આપણે પોઝિટિવ કહી રહ્યા છીએ, હવે આપણી અગેન પેલી કેમિસ્ટ્રી શું છે? પોઝિટિવ એટલે કાંઈ હોય, નેગેટિવ એટલે કાંઈ ખરાબ હોય. હુ સેડ ધેટ? વાય ઇટ ઇઝ? ક્યારેક કોઈક મુદ્દા ઉપર જ્યારે પ્રતિરોધ ઊભો થાય, એ પ્રતિરોધ એક જાતનું નેગેશન છે. એ પ્રતિરોધ સ્વાસ્થ્યકારક કેમ ના હોઈ શકે મને કહો? And in fact, in democracy, if go by that, treasury bench should not be as powerful as the opposition. Rather, the opposition should carry a little more weightage than the treasury bench. Then the good of the people, which is said by the people, of the people and for the people, could be executed by the entire three essential elements of the democracy: the executive, upon that the legislative, and the body which executive,
लेजिस्लेटिव, देखो तीसरी मेरी नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ना और जुडिशियरी, exactly right you are. So judiciary. So all these three elements should work, and they would work if the balance is proper. તો પ્રતિરોધ થવું એ ઘણું બધું પોઝિટિવ છે. एक प्रतिरोध होना बहुत ज्यादा, जैसे कहीं द्विविधा खड़ी होनी विचारण में, अगेन द्विविधा जो है वो नेगेटिव है, पर द्विविधा के कारण हमारे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएं, बहुत सारे ऑप्शंस जो हमारे पास खुले हैं और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं वो क्लोज हो जाएं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेगेटिव बेसिकली नेगेशन में नहीं है. नेगेटिव यानी हानिकारक नहीं है. इट इज नॉट द मलाइन एक्सटेंशन, इट इज एज बिनाइन एक्सटेंशन एज द पॉजिटिव इज. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग. अगेन પેલા કેમિકલ પુશને અટકાવો અને સારા એકદમ ઓપન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્શનમાં વિચારો. So negative is not the negative, how we understand it, but negative is something else than what we understand usually. Two things. So antimatter and matter, negative and positive. Now directions. હા, એટલે પ્રતિરોધથી મેં જે જણાવ્યું ને અથવા દ્વિવિધાથી જે જણાવ્યું એ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કહેવાય, પણ ટોટલી કહેવાનો મતલબ એને ખરેખર જે સમજવું હોય ને, તો જે આપણે સકારાત્મક કે સ્વીકારાત્મક જે મૂલ્યો કહી રહ્યા છે એના સામેનો પાસો જે છે એ નેગેટિવ છે. એટલે જે ઘટિત થઈ રહ્યું છે એને હજી હું ડેવલપ કરું ફિલોસોફીમાં, કેમ કે આપણે સાયન્સ નથી ભણી રહ્યા, આપણે ફિલોસોફી ભણી રહ્યા. જે ઘટિત પાસો છે એના સામેનો પાસો, એનો નેગેટિવ પાસો જે છે અઘટિત પાસો હોય, ઘટિત થયા વગરનો. Could you get my point? જેને તમે તમારા જીવનમાં સાકાર કર્યું એ તમારી રિયલાઇઝડ પોટેન્સી છે, પણ જે પોટેન્સી તમારી પોટેન્શિયલ પ્રમાણે છે એ હજી નોન રિયલાઇઝ છે. પણ ક્ષમતા છે એટલે એ કંઈ મેલાઇન નથી, બિનાઇન છે, તમારી ગ્રોથને હેલ્પ કરનારી છે. આગે ઇઝ ઇટ ઓકે? वो मैं समझाऊँ, अभी तक वहाँ तक आऊँ मैं. वो मैंने कौन से वो जो है ना, हाँ वो एग्जैक्टली क्योंकि अब ये मुकू, क्योंकि ये दोनों यूँ जा रहे हैं, वो जैसे दोनों एरो यूँ हैं, क्योंकि वो एक थॉट मुकू यूँ समझाना है वहाँ. अब हम चूंकि दो थॉट्स को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव को हम यूजुअली यही माने. अभी मैं तीसरे वाई पे आ रहा हूँ, जस्ट कम टू दैट. मेरे तीसरे थॉट को पकड़, वहाँ क्या लिखा है, पढ़. डायरेक्शंस एज ऑपोजिट्स, वकू एस कर दीजिए, ऑपोजिट्स, इट्स नॉट ऑपोजिट. चलूं मैं अब यूजुअली अपनी थिंकिंग की पैटर्न पे फिर केमिस्ट्री पे जाएं. कभी अपन को खाते पीते उठते बैठते चलते खेलते लेफ्टी दिख जाए ना, तो सबकॉन्शियसली अपन मार्क करें कि लेफ्टी है ये. क्यों? क्योंकि अपने अंदर पैटर्न है कि यूजुअली राइट हैंड वाला होना चाहिए. ये तो औंधे हाथ सुखावे. अरे भाई औंधे हाथ सुखावे तो यार क्या जुलम क्या कर दिया वाने. तुम सारे के सारे राइट हैंड सुखा रहे हो करके वो औंधे हाथ से नहीं खा सके. क्यों? गिव मी रीजन एट ऑल. क्या कारण है? अगर तुम क्रिकेट की हिस्ट्री निकालो ना, तो लेफ्टी जो है ना उनके शॉट्स ज्यादा पावरफुल आते थे. वो उन शॉट्स को जो फोर्स आता था
सलीम दुर्रानी जब ठोकतो तो ना चौका और छक्का, तो पूरा स्टेडियम थ्रिल हो जाता था। वो शॉट की ताकत थी। भले सो आज पैसा गावस्कर ने कमायो या सचिन ने कमायो, सवाल वाको नहीं है, पर वो जो थ्रिल आता तो जब वक्त मैच फिक्सिंग और जब जुआ नहीं होता तो, जुआ होता तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। पर एक बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो ये लेफ्ट और राइट की जो कंडीशनिंग है ना, एग्जैक्टली देयरफॉर ये डायरेक्शन जो है ना वो ऑलवेज क्लॉकवाइज है। यानी ये डायरेक्शन जो है अगेन राइट को है, यानी ये डायरेक्शन जो है ना हमेशा अपनो सबकॉन्शियस पैटर्न है। देयरफॉर ये या तरफ जा रहे हो एरे जो अपन के जिनको अपन सकारात्मक साइड समझे और जाको अपन निषेधात्मक साइड समझे वो हमेशा लेफ्ट में जाए करके मैंने यह एरोज को यूं बताया। क्या लाया? यानी डायरेक्शंस की बात आई, यानी मैंने या तरफ डायरेक्शंस नहीं लिख करके राइट और क्लॉकवाइज लिखे है। अब देखो, जिनको अपन ज्यादा आदर दें, यानी जिनको आदर करें, जिन मूल्यन को, वो ऑलवेज राइट साइड पे हैं। जिनको कहीं अपन अनादर की दृष्टि से देखें, ऐसी लेफ्ट साइड पे हैं। सवाल सोचने को है, सवाल सोचने का है। एग्जैक्टली जब को अपन फॉरवर्ड मूवमेंट कह करके और जाकी तारीफ कर रहे हैं, जब पे हुर्रे कर रहे हैं, अपन ताली बजा रहे हैं, अगर वही मूवमेंट कहीं इनवर्स में है, क्यों दिक्कत हो रही है? अगर पजामा है वो हमें दोनों हाथ डाल के वकी दोनों साइड को यूं खींच लो और फिर पहनो, जहां से भी निकल के जाओगे लोग मुस्कुराते फेंकेंगे कि इतना भी नहीं देखे औंधो पजामा पहन रखे हो। अरे यार, औंधो पजामा पहन लियो, क्या तकलीफ कर दी? नहीं, मैंने पजामा तो पहने हो ना, वहां पजामा में टांग डाल रखी ना, हाथ तो नहीं डाल रखे है ना मैंने, फिर क्या आपत्ति है? पर वो रिवर्सल जो ऑर्डर है ना, रिवर्ट होवे, वो इन्वर्ट होवे ना, वो नहीं पसंद आवे। सम हाउ अपने प्रेफरेंसेस हैं, केमिस्ट्री काम कर रही है करके अपने जो प्री कॉन्सीव्ड नोशंस हैं, अपनी जो प्री कंडीशनिंग्स हैं, अपनी जो पूरे के पूरे हठाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, वो कहीं समहाउ अपन को काम करावें करके अगेन जो कहे कि नहीं मुझको तो फिजिक्स की बात अच्छी सच्ची लग रही है, वाकई प्रेफरेंसेस कुछ फिजिक्स में है, जो कह रहे कि नहीं फिलोसफी ज़्यादा बेहतर है, वाकई कुछ चांसेस फिलोसफी पे बेहतर है। समवेयर जो बैलेंस आना चाहिए एक पूरे क्लासिकल थॉट को और एक वैज्ञानिक विचारन को, वो कहीं अपने पूरे सिविलाइजेशन में से टूट रहा है, खत्म हो रहा है, बिखरा हुआ है इन ए वे। वाके बाद ये जो पोलराइजेशन है, मैं अगेन या को औंधो या यानी औंधे या नेगेटिव या पॉजिटिव कहना बंद कर दे रहे हूं। सो माइंड वेल, नाउ दीज आर पोलराइजेशंस। सो दीज पोलराइजेशंस could be almost countless, therefore etc 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 and etc etc etc. Is it okay? We got the point. Now zero is natural whole, therefore अब हमको ये बात समझनी चाहिए कि जीरो इज ए नेचुरल होल। वाके लिए कहीं क्राफ्ट करने की या कुछ भी और समझने की जरूरत नहीं है। क्रिएशन क्यों है या कुछ समझने की जरूरत है, लेकिन प्राइमल वॉइड क्यों है यह समझने की बात नहीं है, क्योंकि इट इज बियॉन्ड योर रीच फॉर नंबर ऑफ रीजंस। वहां विचार की कोई अवकाश नहीं है। सो एज इट इज अपन को स्वीकार लेनी है वैल्यू। देयरफॉर साइंस कहां से शुरू हो रही है? वो कहने कि विद इन द इंफिनिटी समवेयर द फाइनाइट बिगिन, and within the infinity somewhere at some point the finite will end, cease to exist. અનંતમાં કંઈક શાંત શરૂ થયું અને કંઈક શાંત ખોવાઈ જશે. જો આવી અત્યારે માન્યતા સાયન્સની ન હોય તો જે જનરલ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી અને ક્વોન્ટમ મેકેનિઝમ સાથે જે સ્ટ્રિંગ થિયરી સુધી અત્યારે 10th ડિમેન્શન સુધી પહોંચવાની વાત છે, એ સાયન્સનું આખું માળખું કોલેપ્સ થઈ જશે.
ધેરફોર સાયન્સને સ્વીકારવું પડે છે કે વિધિન ધ ઇન્ફિનિટ that यानी within the infinite somewhere the finite begins and within the infinite somewhere the finite ceases. So it is the finite comes into being and finite goes out of being. Is it okay? ये सब मैं जो साइंटिस्ट शब्दन को यूज कर रहे हैं उन्हीं को यूज कर रहे हूं. कोई जगह में अपनी धर्म या संस्कृति को शब्द नहीं दे रहे हूं. माइंड वेल. नाउ विद दिस पेज, नाउ अपन सेकंड पेज लें. वो बहुत वहां में लिखे हुए है, वो ध्यान रखियो. ये है, ये जहाँ पे मैंने ये हिलिक्स लोगो बनाया हुआ है. हिलिक्स मीन्स स्पाइरल. वो लिखने में भूल गए हमें. अब यहाँ पे चले अपन. अगेन जीरो से अपन शुरू करें जहां छोड़ के आए पहले पन्ना पे. सो जीरो ए स्टेट ऑफ इनहेरेंट, જેમાં અંદર જ છે બધું, એને ક્યાંક કશું વસ્તુ બહારથી નથી લાવવી પડતી. ઇનહેરેન્ટ, ઇનબોર્ન એન્ડ સેલ્ફ સસ્ટેન્ડ. બીજાને સસ્ટેન થવા માટે એની જરૂરિયાત પડે, પણ એને સસ્ટેન થવા માટે કોઈની જરૂરિયાત ના પડે. સો give a thought to my words. It's a state of inherent, inborn, self-sustained, absolute symmetry that is natural whole that existed before and after. Before and after of breaking of symmetry. Let's give another name. It's a eternal symmetry. Before and after the breaking of symmetry. આપણા શબ્દોમાં કહી દઉં, સત્વરજ તમની સામ્ય અવસ્થા એ સૃષ્ટિના પૂર્વની અવસ્થા છે, અને સત્વરજ તમની વિષમ અવસ્થા broken, where the symmetry is broken, એ ક્રિએશનની અવસ્થા. એક્ઝેક્ટલી એને સાયન્સ broken the symmetry and the unbroken symmetry કહે છે. एग्जैक्ट शब्दों आप ही रहे हो. ख्याल आ रहा है? अब या कोई एरो समझ लिया ना तुमने? आज ये टोटल जे हिलिक्स लोगो छे, हिलिक्स एट अगेन स्पाइरल. मेरी बात समझ में आई? अब वह कुछ समझियो. या बात को और मैंने नीचे दो एरो से समझाइए. पॉइंट और जीरो, जे एरो लेफ्ट साइड थी मैं बताव्યું છે. पॉइंट और जीरो विच इज ऑल्सो टुवर्ड्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. सूक्ष्माति सूक्ष्म जे होई શકે એને જાણવાનો યત્ન નથી થઈ રહ્યો, કેમ કે એ અજ્ઞેય છે. એટલે સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ અને જે અજ્ઞ હોય ને, જ્યાં કોઈક નામ ના અપાય આપણાથી, આપણી ભાષા જ્યાં આવીને રોકાઈ જાય, ત્યાં એ તત એટલે તે અને તત્વ એટલે તેપણું કહીને અટકી જાય છે. કેમ કે એને નામ નથી આપવા માટે, ભાષા પાસે કોઈ શબ્દ નથી, એટલે એને તેપણું બતાવી લે. એટલે આ જે પોઈન્ટ છે ને એ તત્વનું છે, એટલે કે તેપણાનું છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? અને અગેન એને એનું ઉપર જે હિલિક્સ લોગોનું મેં એક એરો આપેલો છે, એ હિલિક્સ લોગોને આપણે પહેલા એના નીચેની જે આખી લખાણ છે એને સમજી લઈએ. યુનિવર્સ arising from breaking of underlying absolute symmetry. સમજાઈ રહ્યું છે ને? Universe arising from breaking of underlying absolute symmetry which is before and after, and therefore which is
इज ऊपर भार आपजो, विच इज बिफोर एंड आफ्टर, एंड देयरफॉर इज अगेन इज कैपिटल में है, इटरनल. ओके, હવે જેમ ત્યાં પોઈન્ટને આપણે અતિ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ તત્વ ગણ્યું, એવી જ રીતે ત્યાંથી જે સ્પાઇરલમાં આખું ક્રિએશનનું ચક્ર જે બતાવ્યું, એટલા માટે મને સ્પાઇરલ દોરવું પડ્યું અહીંયા. એ કેમ કે સ્પાઇરલ કે સિવાય કોઈ अपने पास समझने को तरीका नहीं कि कैसे एक्सपांशन भयो यहाँ पर. एंड स्पाइरल इज एवर एक्सपांडिंग, सो इट इज एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स. એટલે એવર એક્સપાન્ડિંગ યુનિવર્સનું જે એઝ્યુમ કરીએ આપણે એનું લાર્જનેસ, ઇટ ઇઝ ઇન્ફેન્ટિસિમલી લાર્જ. એ અતિ બૃહદ છે, એ અતિ સૂક્ષ્મ છે ને આ અતિ બૃહદ છે. એટલે પોઈન્ટ જે છે એ તેપણું છે અને સ્પાઇરલ જે છે એ તેપણાનું વિસ્તાર છે. વિસ્તાર તેપણાનું તત્વનું યુનિવર્સ છે. હા, જગત છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડાત્મક, નોન એન્ડ અનનોએબલ. Is it okay? It's merely a thought which we are trying to collect. And reality cannot be explained within the thought, but thought is the only instrument with us which can tell us something about reality. That's the whole thing. Now with this, હવે આપણે સમજીએ. Therefore, let's call it, as scientists call, the point is the zeroth dimension. First dimension, second dimension, 2 dimension, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. એની વાત પછી કરશું. Let us begin from zeroth dimension. Now, what is dimension? Now, dimension as it is defined by dictionary, the most standard of dictionaries, the Merriam-Webster, which I love to keep, refer, and I have some obsession with this name of dictionary. So, dimension is something which we call extension. So, we don't know what extension is. Something which we call extension within this space. Within the space. So, to understand the dimensions or the existence which is again experienced or felt within the dimensions, therefore એના ક્રિએશનના બિગિનિંગને જ્યાંથી પણ હોય એને પણ ક્યાંક ડાયમેન્શન શબ્દથી જ રિફર કરવું પડશે, નહીં તો ક્યાંક એ સમજમાં જ નહીં આવે. એને ડાયમેન્શન શબ્દથી કાંઈક છે એવું કહેવું છે, પણ એ છે, ધી મોમેન્ટ તમે કાંઈક છે કહો છો એ સ્પેસ એક્સટેન્શનમાં આવી ગયું. છતાંય જે છે એ એક્સટેન્શનમાં નથી, તેથી એને ઝીરોથ કહેવું પડ્યું. પણ કાંઈક છે, જે છે મોટો છે એમાં ગુજરાતીનું कुछ है, वो है कहने के लिए डायमेंशन कहना जरूरी है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट जीरो डिमेंशन. इज इट ओके? ઝીરો કહીએ એમાં કશું વાંધો નથી, પણ ઝીરો એની અનનોએબિલિટીને બતાવી રહ્યું છે, પણ ડાયમેન્શન એની નોએબિલિટીને કહી રહ્યો છે. કેમ કે આપણે એને જાણવા માંગીએ છીએ. કોને? અજ્ઞેયને, અવ્યક્તને. So it is zeroth dimension. So now remember, what we begin always from is the zeroth dimension. A zeroth dimension છે zero. Okay? Now at the same time या के साथ corollary में देख लें, जब एक पॉइंट से एक पॉइंट पे अपन ने, क्योंकि जीरोथ जो है, जीरोथ डिमेंशन जो है वो पॉइंट है, एग्जैक्टली दूसरे पॉइंट तक कोई एक अपन लकीर, एक लाइन खींच दें
वो वन डायमेंशन हो जाएगा, बिकॉज देयर इज लेंथ, सो टू से. नाउ द ट्रूथ इज वी नेवर फील, we never have any sensation, therefore we never have any sense data, therefore we never perceive any object if it is Russell's ભાષામાં, if it is without the fourth factor of time or duration. Whatever we feel as sensations, whatever comes to us which somewhere gives us that sensation, namely sense data. જે સેન્સ ડેટા છે, જે આપણને આપણા સેન્સેશન્સ ક્રિએટ કરી રહ્યો છે, એ સેન્સ ડેટા જેનો કોઝ કોઈક ઓબ્જેક્ટ છે, એની જે કંઈ પણ સેન્સેશન થઈ રહ્યા છે, એ સેન્સેશન આપણને ટાઈમ ફેક્ટર, ધી ફોર્થ ફેક્ટર એટલે કે ડ્યુરેશનના કારણે થઈ રહ્યા છે. વિધાઉટ ધી ફેક્ટર ઓફ ટાઈમ the space would not exist, and without the space and time you won't feel what is dimension at all. Little mind jog, થોડુંક માઇન્ડ જોગિંગ કરજો. નહીં એ ફોર્થ, હા હા શું? નો, એ પેલું અત્યાર સુધી શું હતું, અત્યાર સુધીની માન્યતા, જો આપણે પશ્ચિમી માન્યતા, આપણા ત્યાં તો હંમેશા સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ એક જ કહેવામાં આવ્યો આપણા શાસ્ત્રોમાં. તો પણ આપણે અત્યારે કેમ કે બિગિનિંગ આપણે ફિઝિકલ સાયન્સીસથી કરી રહ્યા છીએ, એટલે ફિઝિકલ સાયન્સે એક પોઈન્ટ સુધી સ્પેસ અને ટાઈમને ફ્લેટ માનતા હતા, એટલે જુદા માનતા હતા. એક પોઈન્ટે આવીને જ્યારે એમને ખબર પડી કે સ્પેસ જે છે એ ટાઈમ વગર હોઈ જ ના શકે, એટલે એ લોકોએ સ્પેસ ટાઈમ કહ્યું. એને જ હું ડિફાઇન કરી રહ્યો છું. હવે ક્યાં આવ્યા? એક્ઝેક્ટલી તમને લેન્થ કે વિડ્થ કે હાઇટ એ તમને કેવી રીતે સમજાય છે? કેમ કે એને સમજાવનાર જે ફેક્ટર છે એ ડ્યુરેશન છે, ટાઈમ છે. વિધાઉટ ડ્યુરેશન લેન્થ વિલ નોટ એક્ઝિસ્ટ. વિધાઉટ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધ સેન્સ યુ વોન્ટ ફીલ ઇટ ઇવન ઇફ ઇટ એક્ઝિસ્ટ. વિધાઉટ ટાઈમ ઇવન ધ વિડ્થ જો એક્ઝિસ્ટ કરતી હોત તમે નહીં જાણી શકો એને. સેમ થિંગ ગોઝ વિથ ધી હાઇટ એટસેટ્રા. સો હવે એક લાઈન ઉપર બીજી લાઈન મેં એમ મૂકી છે આ રીતે, એ 2 ડિમેન્શન થઈ ગયા. એવી રીતે ત્યાં મેં લેન્થ, વિડ્થ અને એની જે ડેપ્થ છે એ બતાવવાનો પ્રયાસ જે કર્યો છે એ 3 ડિમેન્શન થઈ ગયા. સો બી શ્યોર ઓફ ઇટ, કહેવા માટે એ 3 ડિમેન્શન છે, પણ જ્યારે આપણે એની અનુભૂતિના સ્તરે ઊભા છીએ, the reality, if at all whatever it is, we are experiencing the reality due to the fourth dimension, and that's why the experience or feeling of the reality is 4-dimensional, not 3-dimensional. 4 dimension पूरे हो गए हैं because of the effect of the 4th dimension. You can or we can perceive the reality. नहीं तो reality ने perceive ना કરી શકે. ના હવે ટાઈમ સ્પેસ જુદા ના રહ્યા. હવે સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ એક જ થઈ ગયું ત્યાં. એ જૂની માન્યતા હતી, પણ એ જૂની માન્યતાથી ઘણા બધા જે ફિઝિકલ ફેક્ટર્સ હતા એ એક્સપ્લેન નહોતા થઈ શકતા. જ્યારે ફાઇનલી જે રિલેટિવિટીની થિયરી આવી અને ક્વોન્ટમ મેકેનિઝમ શરૂ થયું, એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓલમોસ્ટ ઇન 1920s 1920ની આસપાસ એ લોકો રિયલાઇઝ કરી શક્યા. એકચ્યુઅલી તો 19th સેન્ચુરીમાં એનો ઇતિહાસ જાય છે. બાય ધ ટાઈમ દે હેડ સ્ટાર્ટેડ રિયલાઇઝિંગ કે સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ એક છે, જુદા નથી. પણ સમવેર અરાઉન્ડ 17th સેન્ચુરી સુધી આવેલ માન્યતા હતી કે સ્પેસ જુદું છે અને ટાઈમ જુદું છે. ના, એનું કારણ છે બહુ, ઇટ્સ અ નાઇસ ક્વેશ્ચન. સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ એટલા માટે છે કે જે તમારી ફિલિંગ છે, તમારી અનુભૂતિ છે, એ તમારી સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ એટલે સાવકાશ છે. એ અનુભૂતિ તમારી સાવકાશ છે ને સાવધિ છે. એટલે અવકાશ અને અવધિના બંને એલિમેન્ટને ભેગા કરવા માટે સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ બંને લેવા પડશે.
એટલા માટે અનુભૂતિ નિરવધિ નથી હોઈ શકતી, એટ ધી સેમ ટાઈમ અનુભૂતિ નિરવકાશ નથી હોઈ શકતી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હજી ત્રીજો પન્નું બાકી છે ને, અને એનાથી જે પન્નાઓ અંદર છે એ બાકી છે, જેને હું સવારના 1.5-2 કલાકમાં નથી બનાવી શક્યું. જે હજી મારા બે ગ્રાફ બીજા થયા હોત, પણ હવે દેટ વોઝ ધી ટાઈમ લિમિટ, ન કરી શક્યો એને હું. એટલા માટે છે ને ડ્યુરેશન સિવાય છે શું? તમે કેવી રીતે માપશો એને? હા તો જુઓ, તમે મેઝર કરીને જુઓ. એ મેઝર કરવામાં તમારી ઘડિયાળથી, જે ઘડિયાળ અત્યારે આપણે ડેબ્રીમાં ફેંકી શકીએ છીએ, એટલે એમાં ડસ્ટબિનમાં, એ ઘડિયાળથી તમારી 1 સેકન્ડ લાગી કે નહીં? એ ક્યાં જશે? જો ઓછામાં ઓછી 1 સેકન્ડ લાગી તો 1 સેકન્ડમાં કોઈ મેઝરમેન્ટ થાય નહીં, એટલે ડ્યુરેશન સિવાય કરશો શું? તમે ડ્યુરેશન સિવાય કંઈ કશું જ કરી ના શકો. તમારા આઈની મૂવમેન્ટ ના થાય, તમારા આઈ સુધી એની જે લેન્થની ફિલિંગ થઈ રહી છે, એ તમારા વેવ્સ તમારા આંખો સુધી આવી રહી છે, એમાં ટાઈમ ડ્યુરેશન જઈ રહ્યું છે. એટલે ક્યાં જશો તમે ફાઇનલી? યુ વોન્ટ રીચ એનીવેર વિધાઉટ ડ્યુરેશન. એટલે કોઈ પણ જાતની અનુભૂતિ માટે ડ્યુરેશનની ફેક્ટર જરૂરી છે. ધેરફોર હવે આ બોક્સમાં જે મેં લખ્યું છે, અરે બેટા તેરો એક યાકુ દો એક આ ગયો. હા, તમારી પાસે છે? હા ચાલો, ये आ रहे, ये चल रहे. आज मेरा लेक्चर है, रसेल को नहीं है. So the 0th point is the beginning and terminating point of creation. Conclusion of this chart. So the 0th point is the beginning and terminating point of creation, the extroversion and introversion of creation. In other words, the right words for what we should use now is the state of extroversion, or आत्मरमणनी अवस्था जे छे, it is the state of introversion. Nothing is created and nothing is destroyed, because the creation is of Brahma, by Brahma and for the Brahma. Let's come to the next chart. હા, સોરી, એક વાક્ય. સો એના માટે સાયન્સ જે અત્યારે શબ્દ આપી રહી છે એ છે, વી કેન કોલ ઇટ એ ટોટલ ensemble. The pronunciation is ensemble. Ensemble. It's a French word. Ensemble એટલે all the things taken together and grouped in a whole. દરેક જુદા જુદા છૂટક વસ્તુઓને લઈને આપણે એક ગ્રુપ બનાવી દઈએ, એનો મતલબ છે ensemble. એટલે ensemble means total, the creation as a whole. Let's not go at the moment into the etymology, કેમ કે assemble જે है वो हमें वाकई रूट्स आवेंगे, पर वो दूसरे धातु शूट्स आ रहे हैं वो शब्द. ठीक है, अब अपन तीसरा या में ले लें. दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग. You know, zero is a dangerous biography of idea. ये मैंने दिया है मेरा सेंटेंस यहाँ. देखो, इन अवर यूजुअल मैथमेटिक्स, अपनी दुनियादारी को जो मैथमेटिक्स है, मोटे तौर पे मैं यहाँ कहीं सटल इक्वेशंस की बात पे नहीं गया हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, टू बी प्रिसाइज, ऑफ जियोमेट्री. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एल्जेब्रा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द collectively mathematics as a whole, collectively જે આખી
ઇક્વેશન્સની પદ્ધતિ છે એમાં નથી જઈ રહ્યો. ઇફ યુ વિશ someday we can go into it. There is no bounds, or there are no bounds rather. पण एक मोटे तौर पे समझने के लिए, ताकि कोई चीज भारी नहीं हो जाए और ये नहीं हो कि હવે ક્યારે ક્લાસ ઓવર થાય, કેમ કે ગુરુજી છે એટલે આપણે નાય ના કહેવાય ને હાય ના કહેવાય ને ઉઠાય નહીં. वो मैंने शेर में लिखा है ना कि भाई तेरे अंदर तो मुझको इतनी खूबी देखी कि एट ए फर्स्ट साइट में तो सु प्यार कर बैठो. हो सके कि तोकू मेरे सु प्यार करने में कोई आपत्ति हो. अरे कोइंसिडेंटली तो मेरे कल तेरा वो पूरा जो बॉक्स था वो पूरा वाइप आउट हो गया. मेरे सारे शेर तेरे पास सुरक्षित है ना. फाइन, इतना मुझको राहत रहे. In our mathematics, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, ठीक है, 3 plus 2 is 5, and so on and so on and so on and so on. या कोई दूसरा पासा देखें यूँ पलट के, मैंने वहाँ एक चिन्ह लगाया हुआ है आज एस्टेरिक को, वो एस्टेरिक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ देखो, या पेज को यूँ कर लो. 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 1 minus 0 is 1, and so on and so on and so on and so on. So these are what we call the positive values and negative values with our chemical process. જ્યાં પુશ કરે છે આપણે usually that is what we go. Now in mathematics, beyond time or without time and without space, જે મેથેમેટિક્સ ટાઈમ અને સ્પેસથી એબવ કામ કરે છે, એટલે જે કંઈ પણ એસ્ટ્રોફિઝિક્સના આધારે અત્યારે યુનિવર્સ માટે ક્યાંક જાણવા મળ્યું, એમાં જો એને ફિગર્સમાં મૂકીએ, ડિજિટ્સમાં, ये मैंने वैज्ञानिकन के आधार पर ही फिगर रखे हैं उनके, लेकिन कुछ मेरी जगलरी है, खुराफात है, वो खुराफात को समझने को प्रयास करिए थोड़ा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ना वहाँ में अगर अपन देखें तो 0 जो है अपनी याद कर लें, इट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, इटर्नल वैल्यू है वहाँ में, द होलनेस. ये होलनेस जो 0 में है वो कहीं नहीं है. अब या को और मैनेजेबल बना दूं तुम्हारे लिए, जो शब्दन से तुम परिचित हो सब. धर्मी एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है. धर्मी मीन्स सच्चिदानंद परब्रह्म, वाकू नाम धर्मी कह रहे हैं, बराबर ना. सीधो सीधो समझ में आ रहा है ना गणित. धर्मी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है. एज्यूम कि धर्मी इज इक्वल टू दिस पॉइंट. नहीं कहूंगा मैं 0, क्योंकि 0 अपने आप में ध्वनि जो है बाकी साथ अपन कंडीशनिंग है. सो आई वोंट यूज द वर्ड वेयर वी आर कंडीशनड इवन बाय साउंड. सो धर्मी इज इक्वल टू पॉइंट. Now 1 plus 0 is 0, 2 plus 1 is 0, 3 plus 2 is 0. Little patience. I'll beg your few minutes to come to the point. So 1 plus 0 is 0, not 1, because this mathematics is beyond time and beyond space. 2 plus 1 is 0, 3 plus 2 is 0, and so on and so on and so on. Because આપણે આને સમજી લઈએ. Because 0 is of the greatest or largest value. So when we calculate 1 plus 1, in fact we are taking the value of 1 from within the whole value of 0 and adding it to 1. So we are adding minus 1 to 1, and therefore we are saying
that 1 plus minus 1, as a result, 1 plus minus 1 is equal to 0. ये कुछ मेरी खुराफात है, just to make you understand. I don't have other intentions. હવે તમે વર્કઆઉટ કરી લો એને, because you people are better with the digits than me. क्योंकि मैं पंक्तिन को रोज यूज करूं, तुम डिजिट्स को रोज यूज करो. सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. यानी वो जीरो वैल्यू आवेगी. ख्याल आयो कि नहीं? Therefore, अब या कुछ समझें, दोबारा पढ़ लीजिए फिर, पर वैसे एक बार के पढ़ने में आपको सारांश समझ में आ गया होगा तुम्हारे. अगेन, सो द रिजल्ट इज 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. પેલો માઇનસ વેલ્યુ નેગેટિવ થઈ ગઈ ને, એટલે એ બંનેને જ્યારે કરશું અગેન 0 જ આવશે. સો 2 પ્લસ 2 પ્લસ માઇનસ 2 is equal to 0. 3 plus minus 3 is equal to 0. Therefore, what we are ultimately saying is 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. तू चाहता तो नहीं, सिमेट्री में रख दूं मैं. That's what I've done. The symbol minus is negative in our mathematics. क्यों है ऐसा? ये बात को समझा रहा हूं मैं आगे. The symbol minus is negative in our mathematics, but in space-timeless math, nothing is subtracted for if 0 is subtracted out of 0, what remains is again is 0, and so on and so forth. This can go on. Now, पॉइंट और 0 को मैंने अगेन स्मरण करायो यहां. Therefore, in modern science, within the infinity, the finite begins, and within the infinity, the finite inverts or returns. જો એને ફિગર્સની સાથે પણ જોઈએ તો જે કંઈક પણ આપણે માઇનસ પ્લસ કરીએ છીએ, finally it does not disturb the equilibrium of the 0. At the same time, even physical extension ma pan, because of the inversion and the extroversion process, the equilibrium is finally not disturbed. ख्याल आई मेरी बात? Therefore, in our maths, from cardinal 0 to cardinal 9 or greater numbers 10, 11, 12, that's what the cardinal goes. And ordinal ma boliye to first, second, third, fourth, fifth, sixth, that's the ordinals. Okay, so in space timeless maths, the value decreases. From cardinals માં 0 થી આપણે 9 સુધી ગયા, value increases. હું કહેવા માંગુ છું, ખ્યાલ આવ્યો? Therefore, in our maths, from cardinal 0 to 9 or greater numbers, the value increases. In space timeless maths, the value decreases towards greater numbers. ખ્યાલ આવ્યો? Little mind jogging, because minus 1 is the inverse value of plus 1. And 0 being full, it follows that 0 minus minus 1 is equal to 1. Now what happens? See, this something what we call
પહેલા એ ઉપરનો સેન્ટેન્સ પૂરું કરીને પેલો વેલ્યુ એની સાથે જ છે. સોરી, હા. સો બીકોઝ -1 ઇઝ ઇન્વર્સ વેલ્યુ ઓફ +1 એન્ડ 0 બીંગ ફૂલ વેલ્યુ, અને 0 ફૂલ વેલ્યુ છે, it follows that 0 minus -1 is equal to 1. This something what we call 1 is taken out of the whole. આ ટેકન આઉટ ઓફ ધી હોલ થઈ ગયું ને, એટલે સિમેટ્રી બ્રેક થઈ ગઈ, અને સિમેટ્રી બ્રેક થઈ ના તો ક્રિએશન હેઝ બિગન. ધેરફોર ધર્મીને આપણે પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો કહી રહ્યા છે અને સચ્ચિદાનંદ કમ કહી રહ્યા છે. એ કમ આવ્યો ને, એ ક અહીંયા 1 થી સિમ્બોલાઇઝ થઈ ગયો, 1 -1 થી. So 1 is taken out of the whole, 0 shows the state of being broken. The state of being broken symmetry, that is the value taken of the absolute symmetry. In other words, the point or 0 swings into flux. Flux means motion. So the point of 0 swings into flux, which is shown or explained as the state of helix logo. Hence, any જે સિમેટ્રી બ્રેક થઈ ગઈ ને, it has begun the creation. Is it okay? आत्मरमण की जो अवस्था है ना, मैं तो वार रूप में समझाऊं. 0 being the एब्सोल्यूट वैल्यू. अब वहां में से 1 को अपन ने 1 जो है ना वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है टाइमलेस मैथ्स में. 2 वासु छोटी संख्या है, तुम्हारे यहां 102 जो है ना वो ग्रेटर संख्या है वैल्यू में. वहां वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहां तुम्हारी इंक्रीज हो रही है. ख्याल आ रहे हो ना? कहने का तात्पर्य यह है कि इमीडिएटली जो सिमेट्री ब्रेक हो रही है ना, तो सिमेट्री को कहीं सिमेट्री क्या है? संतुलन की अवस्था है, साम्य अवस्था है. वो साम्य अवस्था में कहीं वाइब्रेशंस क्रिएट बाय रिपल्स आए, ये समझाने के लिए एब्स्ट्रैक्शन में समझा रहे हो. रिपल्स आए तो साम्य अवस्था में कहीं कुछ क्षोभ आयो ना, कोई चीज में क्षोभ आयो, आंदोलन भयो में, वो क्षोभ जो है वो साम्य अवस्था को प्लस पॉइंट नहीं है, माइनस पॉइंट है इन दैट सेंस अपनी दृष्टि से. यानी वो साम्य अवस्था की जो परिपूर्णता है अव्यक्त की, वो व्यक्त में आयो ना, तो व्यक्त में वो कहीं सब्सट्रैक्ट भईवा की वैल्यू, इन सेंस ब्रह्म की वैल्यू नहीं सब्सट्रैक्ट हो रही है. मैं समझाना चाहूं. अब जैसे 1 पे आए ना, अब 1 से लौट के वाकू 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले आओ और एज्यूम करो कि 9 अपनो स्थूल अवस्था है, तो ये स्थूल अवस्था डिक्रीज भाई ना. यामेसु जो सच्चिदानंद पनो हतो वो तिरोहित हो गयो, आविर्भूत नहीं रहे. ये स्थिति जो है अपनी, अपन में सत और चित है, आनंद नहीं है. तो जो आनंद के तिरोधान की अवस्था है अपन में, और सीविंगली जो जड़ में चिद और आनंद की तिरोहित अवस्था है, वो कहीं डिक्रीज वैल्यू भाई के नहीं. दैट्स ऑल. बाकी क्या डिक्रीज है? कुछ भी नहीं है. वो तो मैं पहले ही कह चुके हो कि 0 इज ऑलवेज 0, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. वहां में कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ चीज डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है. यहां तक आ गए ना. अब जो डेवलप करने जा रहे हो तो मैं, लेकिन समहाउ आपको डेवलप कर नहीं सके हो. देखो, अब एक बात और समझियो. ग्राफ की मेरे पास कॉपी नहीं है पर मैं समझाऊंगा. ग्राफ ये पूरा भया भी नहीं है, अब आगे को ग्राफ मेरे माथे में वो मैं समझाऊंगा तुमको. अब समझने को प्रयास करो
जीरो जो है पॉइंट, अगेन पॉइंट जो है यानी स्पाइरल हेलिक्स लोगो जो है, बाकी जो लाइंस हैं, रेखाएं हैं, ये रेखाएं तुमको विजुअल दिख रही हैं वहां में तुम्हारे ग्राफ में, लेकिन इनको एब्स्ट्रैक्शन में चले जाओ तुम। ये मैं सिर्फ वह क्रिएशन की अवस्था को प्रोजेक्ट करने के लिए कह रहे होंगे। तो ये जो जा पॉइंट्स उठ रही हैं, वो पॉइंट को अपन ने अव्यक्त कहो। वो अव्यक्त पॉइंट जो है ना, इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, और स्पाइरल लाइंस जो है ना, वो डिटर्मिनेट वैल्यूज हैं। Your English is perhaps better than mine. So get into the word indeterminate. ख्याल है ना? इनडिटर्मिनेट वैल्यू को अपन क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि वह वैल्यू को अपन एसेस नहीं कर पा रहे हैं। वी आर एट ए लॉस टू डिटरमिन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट, सो इट इज इनडिटर्मिनेट पॉइंट। एंड बिकॉज इवन जो स्पाइरल है, स्पाइरल की लाइंस को हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, सो टू से, बट वी कैन अंडरस्टैंड। सो इफ वी कैन अंडरस्टैंड दोज लाइंस, then that means we determinate those lines. So there are 2 points, indeterminate point and the determinate point. So indeterminate point is an inexplicable, जाको अपन explain नहीं कर सकें, और जो वाके बाद की स्थिति है या वह पॉइंट के बाद वो एक्सप्लिकेबल है, वाको अपन कह सक रहे हैं। ओके, सो अगेन जीरो और स्पाइरल को अपन आपको ये समझ रहे हैं, पॉइंट और स्पाइरल को, पॉइंट जो है वो इंडिटरमिनेट वैल्यू है, देयरफॉर होल वैल्यू है, और बाकी वैल्यू जो है वो क्रिएशन जो है वो चूंकि क्रिएशन की अवस्था में है, देयरफॉर वो अपना जो डिक्रीज वैल्यू का जो गणित है वो गणित हमें बैठेगा। वो क्यों डिक्रीज वैल्यू का है वो मैं समझाऊंगा अपन। अब ब्रोकन सिमेट्री जो अपन ने लिखी ना, यानी पहले सिमेट्री लिखो, वाकु इज इक्वल टू करके इनडिटर्मिनेट लिख दो। तो एक लेफ्टी तो हमारे यहीं बैठी है, तू भी है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब लिखो ब्रोकन सिमेट्री, आपको लिखो इज इक्वल टू रिजल्टिंग यूनिवर्स। लिख लियो, रिजल्टिंग यूनिवर्स। एक ત્યાં પહેલા લખાવાનું ભૂલી ગયો હું, એમાં 1 અને 0 ની સાથે એક બીજું ક્યાંક લખી લો તમે। 1 જે છે ને ઇઝ અગેન 0। ટાઈમલેસ અને સ્પેસલેસ મેથ્સની દૃષ્ટિએ અગેન 1 ઇઝ 0 ઇટસેલ્ફ। 1 is again 0, but not of absolute value or the whole. જ્યારે ડિક્રીઝ વેલ્યુ સિસ્ટમથી આપણે 0 માંથી 1 એક કાઢ્યો ત્યારે એને એ 0 જ છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, -0 કરીને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 નું ગણિત કર્યું ને આપણે, 1 પ્લસ -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, वो करे 0 જે આપણે મેથેમેટિક્સ પહેલે મૂક્યો, એટલે એ દૃષ્ટિએ એ 0 જે છે, એટલે 1 જે છે એ 0 જ છે પણ ઓફ ડિક્રીઝડ વેલ્યુ, એટલે એમાં એ એબ્સોલ્યુટ હોલ કે એ જે એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ જે 0 ની છે એમાંથી ક્યાંક ઉણપ આવી ગઈ, પેલું સચ્ચિદાનંદ કમ આવી ગયો ત્યાં। જસ્ટ એટલું એ રીતે સમજશો તો બહુ બિલકુલ સહેલું સમજાઈ જશે। ઠીક है। अब
याकू अपन समझें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्यों कह पा रहे हैं अपन याकू, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। वहां पे आवेंगे अपन, मैं थोड़ा सा याकू समझा दूं या शब्दन में। ये तो मैंने वो वन की वैल्यू समझ में नहीं आती करके मैंने वो सच्चिदानंद कम कह के मैंने समझाया। अगर एब्स्ट्रैक्शन में अपन समझ सकते हो तो हमको वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ध्यान दो, अपन को जो कुछ अनुभव हो रहा है ये फोर्थ डिमेंशन में हो रहा है। अब कल्पना करो एक पाइप को अपन मिडवे में दो स्ट्रिंग्स के सारे सस्टेन कर दें, वो बांध दें, और वो पाइप ऐसे मटेरियल को, सिंथेटिक मटेरियल को बनावे कि जो थोड़ा मुड़ो भय हो, फ्लेक्सिबल हो और हल रहे हो, वाइब्रेटिंग हो। वाइब्रेशंस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम और स्पेस में एक बैंड बताया, ये अपन को फिजिक्स बतावे कि टाइम स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो बैंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ग्रेविटी एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बहुत वाकई साइंस की बहुत नीचे अंदर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे अपन, बट तो ओवरऑल स्पेस और टाइम जो है वो कर्वेचर वाले हैं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। कहीं भी फिजिक्स के एक आध लेख अगर नेट पे भी जाके देखोगे तो तुमको ख्याल आ जाएगा, और वो सीडी तुम जाते देखोगे वो तुमको ख्याल आवेगा कि कैसे कर्वेचर वहां में आवे। ख्याल आया ना। अब देखो, इमेजिन करो कि तुम जन्म की तुम्हारी अवस्था, ये पाइप जो है ना, एज्यूम करो कि ये पाइप जो अंदर सु हॉलो है, ये टाइम की लाइन है, ये टाइम को कर्वेचर है, ये फोर्थ डिमेंशन को कर्वेचर है। एज्यूम इट। या पॉइंट पे तुम्हारा जन्म के एम्ब्लिकल रोल, तुम्हारा जब कोड काटोगे वो पॉइंट, और ये अग्नि संस्कार को पॉइंट, एक मनुष्य को, और बीच में ग्रेजुअल डेवलपमेंट की स्टेज। ये अपन ने विजुलाइज करी ना। इमेजिन ये करते भाई कि टाइम जो है वो पूरा एक पैसेज है, यानी टाइम के जो बैरियर्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है थ्री डिमेंशन में, जो चौथे डायमेंशन के कारण अपन तीन डायमेंशंस को अनुभव कर पा रहे हैं। यानी ये चौथा डायमेंशन या में है। या वक्त अपन अपने 10 मिनट पहले के जो अपनो बीइंग हतो, आवर बीइंग 10 मिनट्स अगो एंड वी बीइंग नाउ एंड वी बीइंग हेंस, तो 10 मिनट पहले को जो अपनी अवस्था होती, अपन वो को रिकॉल नहीं कर सके, अपन वो को रिकॉल नहीं कर सके। क्या लगे नहीं? अब वो पाइप को जो मैंने एक सिचुएशन तुम्हारे क्रिएट करी, जो अंजुलेटिंग है, यानी वॉबल कर रहे हो, वो अंजुलेटिंग जो पाइप है, वहां में ये जन्म के पॉइंट से लेके ग्रेजुअल तुम्हारे डेवलपमेंट के ये पूरे फेज हैं। अब तुमको समझो कि जा फेज पे वर्तमान पे खड़े हुए वासु तुम्हारे बचपन को तुमको स्विंग करना हो, वहां पहुंचना हो। ख्याल आया ना? गोइंग बाय द एजम्पशन, थोड़ा मेरे साथ चलियो, हाँ, वहां पहुंचने को अगर कोई पॉसिबल रास्ता निकल सकते हो तो एटलीस्ट नॉट बिफोर द यूनिवर्स एंड्स। लेट अस एज्यूम, अब ये प्रश्न मत कर दियो कि ते पछी केवी रीते पहुंचा छे, डोंट एज्यूम इट। दीज आर ऑल, दिस इज द वे द हाइपोथेसिस डेवलप्स। कोई साइंस के अच्छे सीरियस स्टूडेंट को मेरे पास बिठाओगे ना, तो अभी खड़ो होकर मुझको सैल्यूट कर देगा वो। सो दिस इज हाउ द होल थिंग डेवलप्स। नाउ अब या को अगर अपन
कहीं ये सोचें कि ये हम अपनी वर्तमान बिंदु से या पॉइंट पे कैसे आ सकें, ये बचपन को कैसे देख सकें, मिल सकें, अपनी चाइल्डहुड के यानी प्रेजेंट पॉइंट को देवकीनंदन अपने चाइल्डहुड के देवकीनंदन को कैसे मिल सके, वहां कैसे पहुंच सके। तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ा बैरियर विच इज इनसरमाउंटेबल, क्योंकि जंप 1, 2, 4, 6 फीट की मैक्सिमम जंप हो सके, ग्रेजुअली अपन ट्राई करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल नॉट अलाउ अस to do that. Now this is the barrier. Now for example, if we take a pole and run a few steps and then we take the jump, so we reach there. ख्याल है ना? Exactly. If ये टाइम को एनहेंस करने वालों पांचवा डायमेंशन कहीं वाक्य संग जुड़ जाए तो वो पोल जंप उठ के वहां चली जाएगी। Assume it. It has not happened in even science, but science ये जो एज्यूम करो जा रहे हो वो साइंस में क्यों जा रहे हो। वो पोल जंप पांचवा डायमेंशन अगर हमारे यहां पे मिल जाए, दिस कुड बी पॉसिबल, क्योंकि वह स्थिति में पांचवा डायमेंशन मिल जाने को मतलब क्या भयो, जो टाइम फैक्टर आज हमको वर्तमान क्षण में सु न इधर जाने दे रहे हो न इधर जाने दे रहे हो, वो नहीं जाने देने वाले जो ऑब्स्ट्रक्टिंग जो पूरा प्रोसेस है टाइमलाइन को, वो ब्रेक हो गया। टाइम इटसेल्फ कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। पहले ये जो पाइपलाइन है ना, जो अंजुलेटिंग है, हिल रही है कर्वेचर्स के साथ, ये टाइमलाइन में या में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बीच में, या में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जस्ट गो अलोंग विद मी, एज्यूम इट, या में कहीं नहीं है। अब वो समहाउ जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे प्रेजेंट के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो पूछो मुझको। ड्यू टू ऑल द फिजिकल लॉज विच फिजिक्स हैज लेट डाउन, फिजिक्स ने जो भी लॉ बता दिए हैं अपन को, उन लॉज में अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली ये बॉडी बंधी हुई है। यहां तक कंफर्टेबली समझ रहे हो ना यह बात को, वहां तक करके वो स्विंग नहीं ले पा रही है। अब वो फिजिकल लॉज के कहीं ब्रेक हो गए। जैसे लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई को समझने को तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, तो पर टाइम ने वह के साथ मिलकर वो तोड़ दियो, वो बैरियर तोड़ो, टाइम ने वो बैरियर तोड़ो, तो हर चीज को तुम 3 डिमेंशनल देख पा रहे हो। ये 3 डिमेंशनल जादू तुम्हारा द मोमेंट खत्म हो जाएगा अगर टाइम फैक्टर यहां में से निकल जाए। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो द मोमेंट वो पांचवा डायमेंशन को फैक्टर मिल जाएगा। डायमेंशन इज समथिंग विच एक्सटेंड्स इन स्पेस। ये अपन ने या कि व्याख्या करी, एक और व्याख्या लिखो। डायमेंशन इज समथिंग दैट हैपन्स डायमेंशन इज समथिंग विच हैपन्स, અને હેપન્સ ને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં નાખી દો। क्या भैया, कुछ घटना घट गई, पांचवा डायमेंशन या में घटित हो गए ना, वो पोल जंप लग जाएगी। तुम्हारे हाथ में पोल आ गया, इन अदर वर्ड्स वहां कोई पोल नहीं आ रहे हो, सो टू से, वो घटना स्वाभाविक घट जाएगी। या कि अगर अपने पौराणिक साहित्य पे कथान पे ध्यान दें तो मनुष्य भूत और भविष्य दोनों में ट्रैवल कर पाता था। ये कथाएं जिनको आधुनिक मनुष्य गाली देने लगे हो दंत कथा कह के, ये दंत कथाएं नहीं है, साइंस के प्रूफ या को प्रूव कर रहे हैं। पांचवा डिमेंशन एज्यूम्ड है उनको। अब अगर मैंने
आचार्य स्थान को प्रोफेशन नहीं स्वीकार्य हो तो जा बखत में पढ़ने बैठे हो 18 वर्ष की अवस्था में, मैं सोच रहे हो तो कि फिलॉसफी पढ़ के मैं ऑक्सफोर्ड में रेजिडेंट प्रोफेसर बनूं और अपने विषय को मैं वहां पढ़ाऊं। ये मेरी परिकल्पना हती वा बखत, थॉट happens within mind, therefore it is some sort of mechanism, therefore it is some sort of energy which happens. It is not out of nothing that nothing happens. It is not out of nothing, within nothing that nothing happens. एक स्टेप और आगे बढ़े, ठीक है? इट इज नॉट आउट ऑफ नथिंग, इन नथिंग या विद इन नथिंग नथिंग हैपन्स, बट अ थॉट हैपन्स. अगर अपने पौराणिक साहित्य की थोड़ी सी समझ होए तो अपने यहां 2-3 चीज बताई गई और वापे अपने यहां कैरिकेचर्स बने. शेख चिल्ली बाय एक्सीडेंट एक पेड़ के नीचे बैठे तो वो पेड़ कहीं कल्प वृक्ष को ऑफशूट था, तो वो ऑफशूट के नीचे बैठ के मैंने कल्पना करी कि यह वक्त एक शेर आ जाए. परिणाम ये आयो, शेर आया और वह खा गया. ये कैरिकेचर. पर यह की रियलिटी अपने यहां कल्प वृक्ष, चिंतामणि, जो चिंतामणि एक ऑब्जेक्ट जैसे मणि हो में, ख्याल आए ना? ऐसे अपने यहां कथानक आवे. कथानक कहीं कोई चीज के रिप्रेजेंटेशन जरूर होते होंगे, लेकिन कथानकन के पीछे कहीं कोई जो एक हकीकत है, जो सत्य है, बाको भी अपना कुछ मीनिंग है. अपन या वक्त पौराणिक साहित्य की एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं. लेट्स रिटर्न टू आवर पॉइंट अगेन. मैंने सोची 18 वर्ष की अवस्था में कि मैं दर्शन शास्त्र पढ़ूं और दर्शन शास्त्र को अध्यापक बन जाऊं ऑक्सफोर्ड में. सपोजिंग अगर आज मैं अपनी या डिजायर को फिर से रिवाइव करूं तो एक प्रोसेस तो यह है कि या वक्त की वर्तमान जो अवस्था है मेरी वाकू पूरी करूं, पुनः जन्मूं, पुनः 18 वर्ष तक आऊं, पढ़ूं और फिर ऑक्सफोर्ड अगर वह वक्त एग्जिस्ट कर रहे हो तो जाऊं. दिस इज द यूजुअल वे. वी एज्यूम करो कि एक 6th डिमेंशन हैपन्स. इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ 5th डिमेंशन इवन, एंड आई हैव चॉइस इवन ऑफ my choice at one point. I choose the choice and the whole jump happens. मेरी बात समझ में आई? It's little difficult क्योंकि अपन 4 डायमेंशन से ज्यादा ऊपर बढ़ नहीं सके. चलिए समझने की बात. ग्रेजुअल जो स्पेस और टाइम के जो बैरियर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं. तुम देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, वो वाकई जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती चली जा रही है. मेरी बात को समझो. अगर समझना, मैंने कल कही ना कि थोड़े से ये विचार की यात्रा है. यू कैन एंजॉय इट, कम अलोंग विद. इफ यू कांट एंजॉय, इट्स ओके, फाइन. यू आर फाइन एट योर प्लेस. मे बी आई एम फाइन इन माई आइवरी टावर. इफ एट ऑल आई एम इन एन आइवरी टावर. अगर मैं मेरे आइवरी टावर में बैठे हूं, फाइन है. लेट मी थिंक ऑफ इट सिटिंग इन माई मिनरेट्स. मेरे वहां मीनार में बैठ करके कुतुब मीनार में मुझको तुक्काएं छोड़ने दो. लेकिन तुमको लगा कि ये तुक्काएं कहीं सत्य हैं, और क्यों नहीं हो सके?
जब तक साउंड को बैरियर नहीं तोड़ो गए तो पेरिस टू अमेरिका 9 घंटा को फ्लाइट थी, 9 घंटा की। जा दिन साउंड के बैरियर को तोड़ने वाले मशीन्स टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर दी नहीं, the sound barrier was broken and that distance was reduced to 4 hours in duration. Why did it happen? If the sound barrier could be broken, why the time barrier cannot be broken? Why the space barrier cannot be broken? Science is, after all, at one point and one stage, it's all about hypotheses, nothing but. अपन विचार की यात्रा पे चल रहे हैं। सो ये सिचुएशन इट कुड हैपन वंस द 6th बैरियर में, जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो 7th बैरियर या को तोड़ देगा। 7th बैरियर ने या को अगर तोड़ दियो, इमेजिन अभी तुम्हारे घरन में जो तुम्हारो बेडरूम है, वहां जो चीज जहां रख के आए हो, ये बात मैं कह रहा हूं, उतने में तुम्हारे माथे में वो चित्र आ गए हो कि नहीं आ गए हो? योर माइंड कुड ट्रेवल और नॉट। और ये भी मैं कुछ शेख चिली जैसी बात कर रहा हूं। समथिंग हैपन ना? व्हाट हैपन? डिड इट हैपन इन नथिंगनेस? You want to say that nothing had happened in nothingness? You had the thought. What is it? You had the thought. Exactly sort of this situation. जो पूरे इंटरगैलेक्टिक हम स्पेस और टाइम में जो सारी चीज को बांट रहे हैं, it is broken by the 9th barrier. और जो इंटरगैलेक्टिक करोड़ों लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को जा टाइम ट्रेवल कर रहे हो, जो टाइम और स्पेस और टाइम में कही जा रही है, दैट हैपन्स बाय द स्ट्राइक ऑफ द थिंग। द पॉइंट हैज स्ट्रक एंड द थिंग हैज हैपन। थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट दूं तुमको। अगर थोड़ा प्रयास करें ना, 2-5-10 लाख रुपये 2-5 लाख रुपया खर्च करके या कि डॉक्यूमेंट्री अपन बनावे ना विजुअल इफेक्ट्स के साथ, एक फिलोसॉफी के इतिहास में एक कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, इट विल बी ए कंट्रीब्यूशन। याद दिलाऊं, तुम में से जो स्टार ट्रैक देखते हो उनको याद करो। स्टार ट्रैक में उनके स्टारशिप में एक क्यूबिकल होवे, वहां एक सिलेंड्रिकल शेप, वहां सिलेंड्रिकल शेप में वो आदमी जाके खड़े हो जाए और वहां से एनर्जाइज हो जाए, और जहां डेस्टिनेशन पे जा प्लानेट पे जाना हो वहां जाकर के वो फिर पुनः बॉडी को फाइनली वो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बॉडी अगेन। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द 9th बैरियर ब्रेक्स, द 9th dimension is added, and hence 10th dimension के बाद कोई परिकल्पना नहीं है, बिकॉज ऑल द finity, the finite existence is dissolved, and what remains is only infinity. Hence, science can reach only to the 10th dimension. साइंस की पहुंच सिर्फ 10वें डायमेंशन तक है। जो स्ट्रिंग थियरी चल रही है, या के लिए ब्रायन ग्रीन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। ब्रायन ग्रीन जो है सो बतावे साइंटिस्ट कि इमेजिन करो एक पूरी हिली एरिया है पूरा, वहां हिल्स हैं, वैलीज हैं और हिल के पॉइंट्स हैं, एपेक्सेस हैं। ये हिल के जो वैलीज हैं, जितनी भी वैलीज आर डिफरेंट डायमेंशंस, और हिल के जो पॉइंट हैं दे आर द कांस्टेंट वैल्यू। ये
डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशंस डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व हो सकें, और वो कांस्टेंट वैल्यू है। मैं ये कह रहा हूं कि ये परब्रह्म है। और ये जितने भी डायमेंशंस में जहां जहां रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब डायमेंशंस में अगेन जो ग्रेविटी को लॉ तुम्हारे यहां है, जो वेव्स को क्वांटम थियरी तुम्हारे मैकेनिज्म तुम्हारे यहां है, या क्वांटम मैकेनिज्म को तुम्हारी फिजिकल या यूनिवर्स की फिजिकल जो फिजिकलिटी है जो स्वीकार रही है, जहां में बंधी भई है, या सु डिफरेंट ग्रेविटी के या क्वांटम मैकेनिज्म के लॉ कोई डिफरेंट यूनिवर्सेस में क्यों नहीं हो सके? व्हाट इज द रीजन? ये मैं साइंटिस्टन को प्रश्न कर रहा हूं, मेरा प्रश्न नहीं कर रहा हूं तुमको समझा रहे हूं बेटा, समझिए ये बात। क्यों नहीं हो सके? वो जो 10th डिमेंशन जाएगा वो वह दुनिया में पहुंचा देगा कि जहां डिफरेंट लॉ ओबे हो रहे हैं, जहां डिफरेंट कहीं नियमन जो दूसरे यूनिवर्सेस हो रहे हैं, उन यूनिवर्सेस के और इन अपने यूनिवर्स के बाउंड्स खत्म हो जाएंगे। जब ये साइंस की भाषा समझ में आ रही है, ब्रह्म के अचिंत्य सामर्थ्य की बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? व्हाट इज द रीजन कि हमको ब्रह्म की अचिंत्य सामर्थ्य पे कहीं संदेह हो सकता हो? जो 10 डिमेंशंस को क्रिएट करने वालों, ये 10 डिमेंशंस जो ऊपर बैठी भाई सत्ता है, वह साइंस क्या कह रही है? इंफिनिटी, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं कहा जा सके, या के लिए बोलो नहीं जा सके कुछ। ख्याल आई मेरी बात? Therefore, अगर अक्षर ब्रह्म की अनुभूति की हमको जरूरत है तो 10 के 10 डायमेंशंस क्रॉस बैरियर्स तोड़ देने पड़ेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे ये डायमेंशन। ये डिमेंशंस डिसॉल्व, मैं दूसरे भाषा में कह रहा हूं, मैं कहूं कि दीज डायमेंशंस हैपन। इफ दीज डायमेंशंस, इफ द 9th dimension happens, once the 9th dimension happens, अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्च, मैं सूर्य भी हुआ और मैं मनु भी हुआ। ये श्रुति वचन क्या कह रही है? जो जहां 9वां डायमेंशन हैपन हो गए हो, घटित हो गए हो, जहां 10वें डायमेंशन में बात पहुंच गई, वहां की ये बात है अहम सूर्यश्च अहम मनुरभवम। सूर्य भी मैं हूं और मनु भी मैं हो गया। क्या डिफिकल्टी है श्रुति वचन को समझने में? वह बखत के स्टेटमेंट कैसे आएंगे? अगर 9वां डायमेंशन घटित हो गए हो तो वह बखत अपन डायमेंशन अपन क्या कहेंगे? अपने अगर वाक्य आवेंगे तो क्या वाक्य आवेंगे? अपन अगर कहने बैठे तो क्या कहेंगे? इंद्र भी मैं हुआ, इंद्र भी मैं हुआ और मनमोहन सिंह भी मैं हुआ। This statement sounds funny, but the truth within this statement is quite true. Sentence true नहीं, false नहीं है. By no means the sentence is false. 9वां अगर घटित हो गए हो तो क्या कहेंगे? यानी अपन 10वीं स्टेट में चली गए. Dimension has happened. ख्याल आया कि नहीं? ये सारे डिमेंशंस की जो पूरी श्रेणी है, दे आर स्टैक्ड अपॉन वन अपॉन द अदर. क्वांटम मैकेनिज्म को देखो, ऑब्जर्व साइंटिस्ट जो कर रहे हैं, दे आर वेव्स, एंड आउट ऑफ वेव समथिंग कोलैप्सेस. That what something collapses in their language, is that what happens? वो साइंस की भाषा है या ऑर्डिनरी आदमी की भाषा है? साइंस कह रही कि समथिंग collapses, something happens. So collapses is equal to happens. Once the 9th dimension collapses,
everything happens. That's it. Let's call it a day. I'm sorry if there was any difficulty, and I'll be truly happy if you all of you have enjoyed it.